हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में। इससे पहली क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज कुछ कुछ स्थल छूट गए थे जो मैं इस क्लास में पूरा करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तीनों एक ही जगह के नाम हैं। अगर बार बार हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन ये चीज़ आए तो समझना हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बात हो रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ही बात हो रही है। और हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तीनों एक ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बनवाली जो हड़प्पा का प्रमुख स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। स्थल की खोज 1973 में R.S. विस्ट ने की थी। देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली स्थित है और इस स्थल की खोज 1973 में R.S. विस्ट ने की थी। यह फेमस जगह क्यों है? देखिए, यहाँ कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक अवस्थाएं देखने को मिली, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। कौन कौन सी? प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा की बात करें तो हम देखेंगे कि हड़प्पा से पहले जो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें जो स्टार्टिंग का जो पहलू है, हड़प्पा कालीन या प्राक हड़प्पा के दर्शन, दोनों संस्कृति के दर्शन यहाँ पर होते हैं। कहाँ से? बनवाली से। बनवाली कहाँ पर स्थित है? हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की? R.S. विस्ट ने की। कब की? 1973 में। अब देखिए, बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनवाली जो जगह थी उसमें जल निकासी के अच्छा प्रबंध नहीं था। बनवाली से प्राप्त भौतिक अवशेष जो मिले हैं वो समृद्ध हैं। यहाँ से सिंधु कालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन अच्छी किस्म के मिले हैं। सेल खड़ी की अनेक मोहरें मिली हैं। मोहरें समझ लीजिए, रुपए पैसे या फिर कई तरीके से इन्हें देख सकते हैं। मोहरें मिली हैं सेल खड़ी की। और सिंधु सभ्यता कालीन विशिष्ट लिपि से युक्त, जो सिंधु सभ्यता कालीन जो लिपि थी उससे युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मोहरें भी मिली हैं। मिट्टी की मोहरें भी यहाँ पर देखने के मिली हैं जिन पर लेख लिखा हुआ था। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष प्रमुख हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ से हल की आकृति, क्या मिला? हल की आकृति जो खिलौनों के रूप में, एक छोटा सा हल मिला है जो कि कैसा है? खिलौनों के रूप में है, छोटे आकार का, बड़ा नहीं है, मतलब कृषि विषि करने लायक नहीं है। तिल, सरसों का ढेर अच्छे किस्म के जो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। सड़क, नालियों के अवशेष मिले और मन के कुछ क्रिस्टल टाइप का है, एक नमूना सा, एक मोती सा, जो कि ज़्यादातर लोग आभूषणों में उपयोग करते थे इनका। तो यहाँ से सड़कें, नालियों के अवशेष, मन के पढ़ लीजिए। और कुछ चित्र भी देखने को आपको मिल जाएंगे, जैसे माला होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है उनमें मोती टाइप के लगे होते हैं, तो वैसा मन का होता है। उसके आभूषण बनाकर पहले पहने जाते थे। मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तांबे के नुकीले हथियार मिले हैं। मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट के फलक मिले हैं। चर्ट का फलक मतलब देखिए एक ऐसा नक्शा टाइप का जो कि किस पे? लकड़ी के तख्ते पर कुछ बना हुआ। ठीक। सेल खड़ी और पकाई मिट्टी के मोहरे, मैंने अभी पढ़ाया था, वो चीज़ मिली है। अब आगे देखिए, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा भी सिंधु कालीन सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। उसको देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम जगतपति जोशी ने 1964 में की। यह सेंधव संस्कृति काल के पतन का काल यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए, सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने 1964 में। यह स्थल सेंधव संस्कृति के पतन का काल को दिखाता है। मतलब जो सिंधु सभ्यता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इस काल को इसमें सुरकोतड़ा में दिखाया गया है। सुरकोतड़ा एक महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त, देखिए ये सुरकोतड़ा और क्या है? एक चार दीवारी से घिरा हुआ प्राचीर युक्त यहाँ पर बात की है ना। सुरकोतड़ा एक महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त
यानी कि एक चार दीवारी से घिरी हुई जगह सिंधुकालीन और महत्वपूर्ण बस्ती है। ये समझिएगा, एक ऐसी बस्ती है सुरकोतड़ा जो चारों तरफ चार दीवारी से घिरी हुई है। आगे देखिए, इस स्थल के अंतिम स्तर पर जो ये स्थल था उसका जो अंतिम छोर है उस स्तर पर क्या मिली है? घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जहां ये खत्म होता है, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, सुरकोतड़ा बहुत ही फेमस जगह है। बार बार घोड़े की अस्थियों की जो बात होगी, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में क्या मिला है? घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जो यह सुरकोतड़ा के अंतिम स्थल पर जाकर मिली हैं। अब अंतिम स्थल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाया बहुत डिटेल में। तो ये कहाँ से मिली हैं घोड़े की अस्थियां? सुरकोतड़ा से। और ये किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। जब भी घोड़े की अस्थियों के बारे में बात होगी, सुरकोतड़ा से मिली है। यहाँ के अवशेषों में जो प्रमुख है, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं प्रमुख क्या हैं? घोड़े की अस्थियाँ। स्टार्टिंग में लिखा है घोड़े की अस्थियाँ, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। अब आगे देखिए, ये दो चीज़ें फेमस रही किसकी? सुरकोतड़ा की, घोड़े की अस्थियाँ और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। अब आगे देखिए, रंगपुर। रंगपुर स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद जिले में स्थित है रंगपुर। यहाँ क्रमानुसार अगर क्रम में देखा जाए, इसकी खोज 1931 में तो की MS वत्स ने, और 1953 में की थी SR राव ने। दो लोगों ने इसकी खोज की थी, 1931 में MS वत्स ने और 1953 में की थी SR राव ने। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में ना तो मुद्रा मिली है, ना ही मातृ देवी की कोई मूर्ति मिली है। देखिए, यहाँ से कोई मुद्रा नहीं मिली है, कोई मतलब पैसों जैसी चीज़ें, सिक्के जैसी चीज़ें नहीं मिली हैं, और ना ही कोई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ से मिला क्या है फिर? रंगपुर से क्या मिला है? यहाँ से मिला है धान की भूसी के ढेर। पुराली नाम आएगा, पुराली, धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के बने दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के फलक, यानी कि फलक यहाँ पर क्या है? पत्थर के बने हुए ऐसे तख्ते टाइप के, जैसे कि इन्हें किसी तख्ती टाइप की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि इन्हें कुछ लिखने के लिए बनाया गया हो। पत्थर के फलक। आगे देखिए, कोट दीजी। ये चीज़ें आपको बहुत समझनी होगी। अगर रंगपुर की बात आए तो यहाँ से धान की भूसी के ढेर मिले, बहुत ही ज़्यादा फेमस, ये ज़्यादा पूछा जाता है। धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले हैं? जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग में ही लिखी हुई है, तो रंगपुर से मिले हैं। और घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से मिले हैं। ठीक, आगे देखिए, कोट दीजी सिंध प्रांत के खेरपुर में स्थित, सिंध प्रांत का खेरपुर है उसमें स्थित इस स्थल की खोज घुरिये, एक पुरातत्वविद थे, घुरिये ने 1935 में की थी, और 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई करवाई। इन्होंने केवल खोज की कि ऐसी कोई जगह है खेरपुर में, कोट दीजी। ठीक, इन्होंने खोज की और खुदाई किसने करवाई? फजल अहमद खान ने, जो नियमित खुदाई करवाई। पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ है। देखिए, पाषाण जो पत्थरों के युग का जो काल था, और हड़प्पा सभ्यता का विकास, ये दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। पाषाण युगीन सभ्यता का अंत और हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ पर देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता ने कुछ तरक्की करनी चालू की, और पत्थरों का जो काल था, यानी कि पत्थरों का जो ज़्यादा इस्तेमाल था, वो धीरे धीरे कम होता गया। यहाँ से प्राप्त मुख्य अवशेष क्या थे? वानाग्र जो कि नुकीले हथियार थे, यहाँ से मिले हैं। कुछ तलवार जैसी चीज़ें, कांसे की चूड़ियाँ मिले हैं, धातु के उपकरण तथा हथियार मिले हैं। अभी देखिए, पत्थरों की कोई बात नहीं की, पत्थर जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर मिले हैं अवशेष में नुकीले हथियार, कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं, पत्थर की नहीं मिली हैं, धातु के उपकरण मिले हैं और हथियार मिले हैं। ठीक, आगे देखिए, धोलावीरा।
अगर आपसे कोट दीजी की बात करेंगे तो यहाँ की एक फेमस मैं चीज़ आपको बता दूँ कि कोट दीजी में क्या था। कोट दीजी में जो फेमस चीज़ थी, यहाँ से नुकीले हथियार मिले हैं, कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। कोट दीजिए इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि इसमें क्या मिला है, लेकिन यहाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि यह किस सभ्यता का स्थल है। ठीक है, आगे देखिए। धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाउ तालुका में स्थित आज एक साधारण गांव है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, भचाउ तालुका में। एक जगह भचाउ तालुका, इतना ज़्यादा फेमस इसको नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाएगा धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। धोलावीरा आज एक साधारण सा गांव बन के रह गया है। इसकी खोज किसने की थी? 1990-91 में R.S. विस्ट ने की इसकी खोज। धोलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है धोलावीरा। दूसरे नंबर पे तो हरियाणा का राखीगढ़ी आता है, लेकिन धोलावीरा सबसे फेमस जगह मानी गई, सबसे विशाल नगर माना गया है। और अगर दूसरा विशाल नगर पूछा जाए तो हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। धोलावीरा क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया है, सबसे विशाल माना गया है। इस आकार के 3 अन्य नगर हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर, और बहावलपुर में स्थित गनेड़ीवाल। देखिए, धोलावीरा जैसे 3 अन्य नगर देखने को मिले। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, और तीसरा बहावलपुर। बहावलपुर में स्थित गनेड़ीवाल। अब ये तीनों नगर कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। तीनों नगर कहाँ पर पहुँच गए? मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, और गनेड़ीवाल भी पाकिस्तान में स्थित है। धोलावीरा की विशालता उसकी क्या है? अच्छी दुर्गबंदी, मतलब वो एक दुर्गबंदी ऐसी की गई है, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था। फिर वही बात है कि एक जगह है जिसको चारों तरफ से, धोलावीरा की विशालता किसमें है? उसकी अच्छी दुर्गबंदी, सुरक्षा व्यवस्था से युक्त नगर योजना है ये। मतलब ऐसा है कि ये धोलावीरा है और इसकी दुर्गबंदी की गई है, चारों तरफ से घेरा गया है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है। और इसकी नगर योजना के लिए इसको जाना जाता है। सुंदर अच्छी जल प्रणाली के लिए इसको जाना जाता है। 1000 वर्ष तक अधिक समय तक रहने वाली स्थायी बस्तियां हैं। इससे पता लगाया जाता है कि यहाँ 1000 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाली स्थायी बस्तियां बसी हुई हैं, यानी कि इतनी उनकी वैलिडिटी है। धोलावीरा की विशालता, उसकी अच्छी दुर्गबंदी, सुरक्षा व्यवस्था, उसकी नगर योजना, सुंदर जल प्रणाली के लिए इसको जाना जाता है धोलावीरा को। धोलावीरा की कुछ खास विशेषता हैं जो किसी अन्य हड़प्पा स्थल में नहीं मिली। धोलावीरा की क्या खास विशेषता है? हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभाजित, किला या नगर, दुर्ग निचले नगर में विभाजित थे। किला या नगर थे और दुर्ग क्या थे? निचले नगर में विभाजित थे। किंतु धोलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिनमें से 2 भाग आयताकार। अगर अभी देखें, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभाजित, किला या नगरों में या दुर्ग में विभाजित थे, जिसमें ऊपर की तरफ जो थे वो अच्छे, मतलब अच्छी अर्थ, जो कि शासक वर्ग के लोग रहते थे, जो किलों नगरों में रहते थे, और कुछ निचले नगरों में रहते थे जो कि छोटे लोगों के लिए बनाया गया था, दास तरीके के लोगों के लिए। लेकिन धोलावीरा में 3 प्रमुख भागों में इसको बांट दिया गया, जिनमें से 2 भाग आयताकार,
दुर्गबंदी द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षित थे। इनमें से 2 भाग कैसे थे? आयताकार थे। जो दुर्गबंदी द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षित थे, उनको घेरा गया था। ऐसी नगर योजना किसी अन्य हड़प्पा कालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। 3 भागों में बांटा गया, जिनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी से पूरी तरीके से व्यवस्था से लैस थे, मतलब सुरक्षित थे, और ऐसी नगर योजना किसी हड़प्पा कालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। RS बिस्ट के अनुसार धोलावीरा की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 20,000 बताई जाती है। RS बिस्ट ने धोलावीरा की जनसंख्या को 20,000 बताया है। धोलावीरा के मध्य केंद्र में स्थित प्राचीर युक्त क्षेत्र था। आसपास धोलावीरा और बीच में एक जगह ऐसी खास थी जो कि घिरी हुई थी चारों तरफ से, जिसे मध्यमा नाम दिया। मध्यमा, ये धोलावीरा में ऐसी जगह थी। मध्यमा में शासक वर्ग संबंधी लोगों के आवास के लिए जगह बनाई गई थी। जो शासक वर्ग थे, जो मतलब ऊंचे लोग थे, जो मतलब कह लो अमीर टाइप के लोग थे, वो कहाँ रहते थे? मध्यमा में। और मध्यमा कहाँ था? धोलावीरा में। ये बिल्कुल धोलावीरा के बीच में बनाई गई एक जगह थी, जो कि घेराबंदी करके बनाई गई थी, दुर्गबंदी करके। मध्यम नगर या मध्यमा केवल धोलावीरा में ही पाया गया। मध्यम नगर या मध्यमा इसको नाम दिया गया, केवल और केवल धोलावीरा में यह देखने को मिला। अब देखिए अन्य नगर थे कुछ, जैसे कि मुंडीगाक। यह हड़प्पा कालीन पुराना स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मांडा पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चिनाब नदी के तट पर, मांडा के नाम से आप समझ गए होंगे, उत्तरी क्षेत्र में स्थित जम्मू कश्मीर में। तराई में चिनाब नदी के तट पर स्थित जम्मू में स्थित इस स्थल की खुदाई से हड़प्पा और ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में मांडा एक छोटी हड़प्पा कालीन बस्ती थी। यहाँ से विशेष प्रकार के मृद भांड और टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। यह टेराकोटा क्या है? टेराकोटा में पकी हुई मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं, जो खिलौने बनाए जाते हैं, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, वही टेराकोटा है। देखिए रोपड़ पंजाब के सतलुज नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। और कब की थी? 1955 से 1956 में इस स्थल की खोज हुई। यहाँ की खुदाई और संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम हैं। कौन कौन से? पहला है हड़प्पा, पेटेन, ग्रेवियर, चित्रित धूसर मृद भांड, यानी कि जिसमें चित्र दिखाए गए हैं ऐसी मिट्टी के बर्तन। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन या मूर्तियाँ। कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृद भांड। कुषाणकालीन, गुप्तकालीन और मध्यकालीन मृद भांड प्राप्त हुए हैं कहाँ से? रोपड़ से। मानव शवाधान या कब्र के नीचे कुत्ते का शवाधान बड़ा रोचक है। ऐसा दृश्य किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल युग में बुर्जहोम कश्मीर में प्रचलित थी। ये बहुत ही फेमस है। देखिए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो हुआ था नवपाषाण युग में बुर्जहोम कश्मीर में प्रचलित था। ऐसी चीज़ प्रचलित थी जो नवपाषाण युग में मानी जाती है। और ये चीज़ कहाँ पर मिली? ये मिली रोपड़ में। कब्र के नीचे कुत्ते का सावधान बड़ा रोचक है। ऐसा दृश्य किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ? रोपड़ से। और नवपाषाण युग में बुर्जहोम कश्मीर। अब देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, उसके बाएं तट पर स्थित है। हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। या फिर आप कहोगे आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? मेरठ जिले में स्थित है।
और हिंडन नदी के बाएं तट पर। यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल माना जाता है। आलमगीरपुर की खोज में भारत सेवक समाज संस्था है, उस संस्था का विशेष योगदान रहा था। एक संस्था है भारत सेवक समाज संस्था। आलमगीरपुर की खोज में इसका बहुत ही योगदान रहा। आगे देखिए नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता उसकी नगर योजना है। हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की अच्छी विशेषता उसकी नगर योजना है, अच्छी जल निकास प्रणाली है। नगर योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, या फिर आप देखिए ऐसे ऐसे बनी हुई थी, ऐसे ऐसे नगर का नक्शा बना हुआ था, मकान ऐसे बने हुए थे। ग्रिड पद्धति उसे ही कहते हैं, एक जाल सा बिछा हुआ। प्राप्त नगरों के अवशेष से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले थे। जो प्राप्त अवशेष थे उनसे पूर्व और पश्चिम में 2 टीले मिले। पूर्व दिशा के टीले में नगर आवास, जो पूर्वी था उसमें क्या थे, नगर आवास। और जो पश्चिम का टीला था उसे बोला गया गढ़ी या दुर्ग। गढ़ी या दुर्ग, इसमें क्या रहते थे, छोटे लोग। अभी आगे देखिए पढ़ते जाइए। पश्चिम के टीले में गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और सुरकोतड़ा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। देखिए लोथल और सुरकोतड़ा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा सभ्यता में हमने लोथल और सुरकोतड़ा को पढ़ा। लोथल और सुरकोतड़ा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही कैसे, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। आगे देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा की नगर योजना कैसी थी, एक समान थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा की नगर योजना कैसी थी, एक समान। किंतु कालीबंगा में अच्छी जल निकास प्रणाली न होने के कारण और कच्ची ईंटों का ऊपर से यूज हुआ, यहाँ की बस्ती दीनहीन दिखाई दी। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा की नगर योजना तो एक जैसी थी, नगर योजना को बनाया तो एक जैसा गया था, लेकिन कालीबंगा की जो जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, मतलब पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ऊपर से कच्ची ईंटों का और इस्तेमाल किया गया था, जिससे यहाँ की बस्ती बहुत ही क्षतिग्रस्त दिखाई दी। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले। देखिए हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से स्तूप का अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो से एक स्तूप मिला है, और ये किस काल का माना जाता है, कुषाण कालीन। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर या किलेबंदी करने का उद्देश्य, ये प्राचीर है। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर या किलेबंदी करने का उद्देश्य नगर के शत्रुओं के आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था, बल्कि लुटेरों, पशु, दस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए उपाय किए गए थे। देखिए हड़प्पा काल के जो लोग हैं वो प्राचीर या फिर चारों तरफ से घेर के इसलिए नहीं रहते थे अपने आप को बंद करके कि शत्रुओं से आक्रमणों की रक्षा हो, शत्रु आक्रमण न करे, बल्कि डरते थे किससे, लूट ना हो जाए, पशु आक्रमण न कर दे, खतरनाक पशु। दास लोगों से सुरक्षित रहने के लिए उपाय किए गए थे। दस्यु बोला गया यहाँ पे छोटे लोगों से। सड़कें गलियां एक योजना के अनुसार निर्मित की गई। हड़प्पा की सभ्यता में सड़कें गलियां एक योजना के अनुसार निर्मित की गई, एक योजना से बनाई गई। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे ऐसे काटती थी, ऐसे ऐसे, और जाल जैसी प्रतीत होती थी। कालीबंगा में सड़कों व गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। देखिए कालीबंगा में सड़कें और गलियों को क्या, एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया।
नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया। नगर की जो प्रमुख सड़क थी उसको प्रथम सड़क माना गया। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और यह सड़क प्रथम सड़क से मिलती थी, यानी कि प्रमुख सड़क से मिल जाती थी। इस प्रक्रिया को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। सड़कें कैसी थी? मिट्टी की बनी हुई। अब देखिए नालियाँ। सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली इतनी अच्छी थी कि ऐसी प्रणाली किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिली। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। इसके निर्माण में ईंट और मोर्टार सीमेंट जैसी एक चीज़ है जिसमें पानी मिला के उसको टाइट किया जाता है। तो ये ईंट और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था पत्थरों और ईंटों को एक साथ मिलाने के लिए। कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। आगे देखिए, घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था जो जाकर मुख्य नाली में गिर जाती थी। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी और हड़प्पा की जल निकास प्रणाली तो और भी अच्छी थी। देखें, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली भी ठीक ठाक थी, लेकिन हड़प्पा की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी गई है। ईंटें देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्के ईंटों से पूर्ण तरीके से बने थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य जो प्रमुख नगर थे वो पक्के ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा व रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा और रंगपुर कैसी ईंटों का इस्तेमाल हुआ? कच्ची ईंटों का। सभी प्रकार की ईंटों की अपनी एक अलग विशेषता थी। सभी प्रकार की ईंटों की एक विशेषता थी। यह एक निश्चित अनुपात में बनी थी और आयताकार थी। एक जैसी ईंटें थी, निश्चित अनुपात में बनी थी, एक एक जैसी थी, आयताकार थी। ठीक है। जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई दुगनी, ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी। जैसे देखिए, लंबाई कितनी? 4 इंच, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1, हाफ 4:1। सामान्य एक ईंट का आकार कितना था? 10.25 मल्टीप्लाई 5.0 मल्टीप्लाई 2.25 इंच था। इन ईंटों का प्रयोग किस में किया जाता था? नालियाँ ढकने में किया जाता था। इन ईंटों का प्रयोग तो किया जा रहा था घर बनाने में, मकान बनाने में, और इन ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था किस में? नालियाँ ढकने में किया जा रहा था। दीवार के फर्श के कोने या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंट या स्नानागार के फर्श बनाने के लिए जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ ईंट भी थी। देखिए कितना मतलब अच्छा था, फिर भी ठीक ही था उनके तरीके से देखा जाए तो। दीवार के फर्श के कोने या किनारे बनाने के लिए तो एल आकार की ईंट का प्रयोग कर रहे थे, और जो स्नानागार था, स्नानागार के फर्श बनाने के लिए जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया। वाटर प्रूफ ईंटें भी थी। भवन देखियो कैसे थे। हड़प्पा कालीन भवन 3 श्रेणियों में बांटे गए थे: आवासीय भवन, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नान गृह और अन्नागार। एक तो रहने योग्य थे, एक बहुत बड़े भवन थे विशाल भवन, एक सार्वजनिक थे जो सबके लिए थे, स्नान गृह और अन्नागार उसमें आते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। मकानों का निर्माण कैसा था? सादा था। उनमें एक रूपता थी, एक जैसे मकान बनाए थे। कालीबंगा के कुछ मकान के फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बाकी तो कच्चा ही काम हो रखा था। देखिए, कालीबंगा कच्ची ईंटों से बना हुआ था, लेकिन कुछ मकान में फर्श के ईंटों के फर्श देखने को मिला। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई, एक स्नानागार था। हड़प्पा कालीन प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई, एक स्नानागार था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलकर न पीछे की ओर खुलते थे। अभी देखिए, घर के जो दरवाजे थे सड़क की ओर नहीं खुल रहे थे, पीछे की ओर खुल रहे थे। मकान छोटे थे जिनमें 5 कमरे थे। मकान कैसे थे? छोटे थे जिनमें 4 या 5 कमरे थे। कुछ बड़े कमरे थे जिसमें 30 कमरे बने होते थे। अभी देखिए, इसको पैराग्राफ को फिर से पढ़ती हैं। मकान छोटे थे जिनमें 4 या 5 कमरे थे। जिन मकानों में 4 या 5 कमरे थे वो कैसे मकान थे? छोटे।
और कुछ बड़े मकान थे जिसमें 30 तक कमरे बने थे। मकान 2 मंजिले भवन का भी निर्माण यहाँ पर देखने को मिला है। प्रत्येक मकान अच्छा था, ढकी हुई नालियाँ थी। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। हड़प्पा संस्कृति के विकास में को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ भी कोई गवर्नमेंट जैसा कुछ चल रहा था, कोई व्यवस्था कोई उसे चला रहा था। क्या था? हड़प्पा संस्कृति के विकास को देखने से लगता है कि यहाँ की सभ्यता किसी केंद्रित शक्ति से संचालित थी। यहाँ भी कोई था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। राजनीतिक स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है क्योंकि हड़प्पावासी व्यापार की ओर आकर्षित थे ज़्यादा। माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी कि जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनके हाथों में यहाँ का शासन था। व्हीलर ने इस पर कुछ कहा है। सिंधु प्रदेश के लोगों शासन को मध्यम वर्ग जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया। व्हीलर ने क्या कहा? सिंधु प्रदेश के लोगों शासन को मध्यम वर्ग जनतांत्रिक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। किसने? व्हीलर ने। आगे देखिए, स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, यानी कि जो कुछ ब्राह्मण जैसे लोग थे, ब्राह्मण, उन वर्ग का प्रभाव देखने को मिला सिंध प्रदेश के शासन पर। ठीक है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, यानी कि लोगों के हाथों में था। आगे देखिए, मेके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। मेके ने तो कुछ और ही कहा कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। अब देखिए यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज की इकाई परंपरागत तौर पे कैसी थी? परिवार को माना गया। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है कि हड़प्पा समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। देखिए यहाँ से जितने भी मोहरे या यहाँ पर मातृ देवी की पूजा के जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर माता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नगर नियोजन, दुर्ग मकान के आकार तथा शवों को दफनाने के ढंग से पता चलता है कि सिंधु समाज अनेक वर्गों में बटा था। देखिए यहाँ की नगर नियोजन जो प्रणाली मैंने भी बताया था कैसी थी, अभी बताया था कि नगर या दुर्ग में बटे थे। नगर वर्ग के लोग जो थे ऊपरी हिस्से में रहते थे और दुर्ग के नीचे की तरफ रहते थे। जो नगर योजना में रहते थे वो कैसे थे? वो शासक वर्ग तरीके के लोग थे और जो दुर्ग में रहते थे वो रहते थे छोटी जगह पर छोटे लोग थे। ठीक है। उसमें कुछ ऐसा लगता है वहाँ के मकान और शवों को दफनाने का ढंग सबका एक जैसा नहीं था। कुछ शवों को किस तरीके से दफना रहे थे, कुछ कैसे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो समाज था वो कैसा था? वर्गों में या जातियों में बटा हुआ प्रतीत हुआ। जैसे पुरोहित समझ रहे हो? पुरोहित है ब्राह्मण, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे या श्रमिक। सिंधु समाज के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय क्या थे? शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु समाज के लोग युद्ध वगैरह ज़्यादा नहीं करते थे, शांति को ज़्यादा महत्व देते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस खाते थे। ठीक है। मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे कुछ। सूती वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आभूषण का प्रयोग जो है, ज्वेलरी का प्रयोग क्या करती थी? ज्वेलरी पहनती थी, पुरुष भी और महिलाएं दोनों पहनती थी। और ये सूती ऊनी दोनों तरीके के वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन में पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि देखते थे। ये धार्मिक उत्सव समय समय पर क्या होते थे? धूमधाम से मनाए जाते थे। शवों के अंतिम संस्कार 3 तरीके से करने को देखने को मिला। देखिए शवों का अंतिम संस्कार जो 3 तरीके से करने को जो दिखाई दिया वो 3 तरीके का दिखाई दिया। कैसे कैसे? एक तो पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण देखने को मिला जिसमें
सबको पूरी तरीके से भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों को खाने के लिए सबको छोड़ दिया जाता था और जो भाग बच जाता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। एक था दाह संस्कार, जो आजकल का हो रहा है आधुनिक तरीके से, जो कर रहे हैं पूरी तरीके से जलाने वाला। मृत भांड के ऊपर चित्रित चिन्हों से पता चलता है, मिट्टी के जो ऊपर जो चित्र थे उनसे पता चलता है यहाँ भी धार्मिक विचारधारा थी। मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, वृक्ष प्रतीक, पशु जलादि की पूजा की जाती थी। अब देखिए आगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। बहुत ही फेमस है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जैसे हमारे हैं कौन? ब्रह्मा जी। अब इससे तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी हैं, 3 मुंह थे ना उनके, कमल पे बैठे हुए थे। जिसके सिर पर 3 सिंह हैं, अब देखिए 3 सिंह आ गए। उसके बाद और एक गैंडा, उनके पास क्या है? एक गैंडा और एक भैंसा, एक हाथी, एक हिरन। और इनको मान लिया गया क्या? शिव जी, पशुपति नाथ, शिव का रूप माना गया। मार्शल ने इन्हें आग शिव नाम दिया गया, आधे शिव। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली। देखिए हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं उसमें पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली हैं। और एक मूर्ति तो ऐसी मिली है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्त्री के गर्भ से क्या दिखाई दे रहा है? एक पौधा निकलता हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी कि धरती माँ की पूजा करते थे। ये उर्वरता यानी कि चीज़ों को उगाने वाली देवी है, ऐसा मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर बात हो रही है इसकी। क्रॉस का निशान है ये ईसाइयों का। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। स्वास्तिक और चक्र कैसा था? सूर्य पूजा का प्रतीक माना गया। ठीक। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से देखने को मिला। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता से देखने को मिला। यहाँ का आर्थिक जीवन देखिए कैसा था। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, हाथ के जो दस्तकारियों में समृद्ध, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। देखिए हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, पशुपालन, हाथ के कार्यों में अच्छे थे, बाहरी और विदेशी व्यापार पर आंतरिक यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल व्यापार पर आधारित थी। व्यापार होता था विदेशों से भी और अपने देश से भी। कृषि में देखिए सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में क्या करते थे? बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। देखिए नवंबर के महीने में, बाढ़ वाले महीने में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में फसल को काट लेते थे। हड़प्पा के लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए क्या करते थे? पत्थर के हंसिए का प्रयोग। देखिए हड़प्पा के लोग शायद ही लकड़ी के हल का प्रयोग करना जानते थे, बल्कि अगर फसल किससे काटते थे? पत्थर की हंसियाँ, दराती का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में काल में कोई भी फावड़ा या फाल का प्रमाण नहीं मिला। अब तक 9 प्रकार की फसलों की पहचान हुई है सिंधु सभ्यता में। चावल गुजरात और राजस्थान, गेहूं की 3 किस्में मिली हैं, जो कि 2 किस्में मिली हैं, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि। सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न जो थे गेहूं और जौ थे, बहुत ही फेमस है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य खाद्यान्न थे, खाने की जो चीज़ें थी वो क्या थी? गेहूं और जौ।
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठार जमा किया जाता था। देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठारों में क्या है, जमा किया जाता था अनाज। किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। किसानों से क्या लिया जाता था? कर के रूप में अनाज ही लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में चावल का प्रयोग करते थे। यह चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में क्या, चावल का प्रयोग करते थे, और चावल के साक्ष्य चावल का उपयोग करते थे सर्वप्रथम। अब देखिए आगे, सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास उत्पन्न करने का श्रेय जाता था। इसलिए यूनानियों ने इन्हें सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया। कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को, और सिंधु सभ्यता के लोगों को यूनानियों ने क्या नाम दिया? सिंडोन। और सिंडोन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंध से। ठीक है, आगे देखिए। पशुपालन। हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। पशुपालन में अगर देखा जाए, हड़प्पाई लोग क्या करते थे? बैल पालते थे, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। देखिए, इसमें से कौन सा जानवर है? गाय, जिसकी आकृति मिली हो, आकृति खुदी हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उससे पता लगाया जाता है कि यहाँ पर इन्हें गाय की जानकारी ना होगी, गाय की जानकारी नहीं होगी, इसलिए तो गाय की आकृति नहीं थी। कुबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था। कुबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल से एक संदिग्ध मूर्तिका से मिला। घोड़े के अस्तित्व का संकेत कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से, लोथल में एक संदिग्ध मूर्तिका से घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिला। गुजरात के सुरकोतड़ा नामक स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं, ये मैंने अभी पढ़ाया था। 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास के बताए जाते हैं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि घोड़े का प्रयोग आरंभ प्रचलन में नहीं था। देखिए, घोड़े के अस्थिपंजर के जो अवशेष मिले हैं 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास के हैं और कम मिले हैं। तो इस घोड़े का जो प्रयोग था वो आम प्रचलन में देखने को नहीं मिला था, मतलब आम प्रचलन में नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। गुजरात के निवासी क्या करते थे? तो हाथी पालते थे। शिल्प एवं तकनीक। सेंधव लोग पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे। सेंधव लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर क्या, कांसा तैयार किया जाता था। ये एक लाइन है जिसका कोई, आगे देखिए। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान से, सोना चांदी अफगानिस्तान से, तांबा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। आगे देखिए। हड़प्पा काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। हड़प्पा काल में कुम्हार के चाक का क्या था? खूब प्रचलन था। हड़प्पा लोगों के मृद भांडों की अपनी विशेषता थी। हड़प्पा लोगों के जो मिट्टी के बर्तन थे उनकी अपनी विशेषता थी। ये भांडों को चिकना व चमकीला बनाते थे। ये बर्तनों को क्या था? चिकना बनाते थे, चमकीला। हड़प्पा के बर्तनों पर कैसे लेख मिलते हैं? कुछ बर्तनों पर मानव की आकृतियाँ। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर कोई लेख नहीं मिलता, हड़प्पा के बर्तनों पर मिलते हैं। अब देखिए लिपि। सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं। सिंधु लिपि में जो लेख था उसमें कुछ इस तरीके के लेख होते थे, ऐसे ऐसे लेख था, कैसा कैसा लेख था, ऐसा ऐसा।
मान लें ये वाली चीज़ है तो ये 64 बाई रिपीटेड देखी गई है। ये इस शब्द का 64 बार उपयोग किया गया है। 64 मूल चिन्ह देखने को मिले। 64 तो ऐसे चिन्ह थे जो बार बार यूज़ किए गए। 250 से 400 तक अक्सर सेल खड़ी के आयताकार मोहरे। देखिए 250 से क्या 400 तक अक्सर जो थे सेल खड़ी की जो आयताकार मोहरे थी तांबे की प्लेट आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली जो थी अक्षर सूचक मानी गई, अक्षर जैसी दिखती थी, अक्षर सूचक मानी गई। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला। हड़प्पा लिपि जो देखने को मिली वो जो सबसे पहला नमूना 1853 में मिला, 1923 तक पूरी लिपि सामने आ गई। पहला नमूना जो 1853 में मिला और 1923 तक ये पूरी लिपि सामने आ गई, परंतु अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा लिपि तो है, मालूम है कुछ लिखा है, लेकिन लिखा क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। 64 चिन्ह जो ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, मूल चिन्ह हैं, यानी कि बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफ दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी, ऐसे से लिखी जाती थी। ठीक, ज्यादातर अभिलेख शीलों पर हैं। शील देखिए ये कोई संपत्ति है, उसको चिन्हित करने के लिए कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, जायदाद है, यहाँ पर लेख लिख दिए। ज़्यादातर लेख ऐसे देखने को मिले जो अमीर लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करते थे, यानी कि ये बताते थे कि हमारी संपत्ति है, पहचानने के लिए करते थे। आगे देखिए, सिंधु लोग मूल रूप से कैसे थे? देसी थे। उनका पश्चिमी एशिया की लिपि से कोई संबंध नहीं था। बाट देखिए, इनकी माप तोल की इकाई कैसी थी? 16 के अनुपात में थी। उदाहरण 16, 64, 120, 320, 640 इसका अनुपात था। ये बाट कैसे थे? घनाकार, बेलनाकार, शंकुआकार आदि के थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ एक पैमाना स्केल मिला है। लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना स्केल मिला है। देखिए, मोहनजोदड़ो से सीप का बना एक पैमाना स्केल मिला है, लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना स्केल मिला है, जिनका प्रयोग क्या करते थे? लंबाई मापने से किया जाता था। मोहनजोदड़ो से तो सीप का बना हुआ स्केल और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना स्केल। आगे देखिए, मृद भांड। हड़प्पा मांडुप पर आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। मांडुप नहीं है, ये मृद भांड है। हड़प्पा भांडों पर, भांड यानी कि बर्तनों पर, हड़प्पा भांडों पर आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृति मिलती है। यह प्रमुख चित्रकारी कुछ आकृति मनुष्य की भी दिखाई देती है। वृक्ष के चित्र मिलेंगे और आपको गोल में ऐसे ऐसे चित्र मिलेंगे, या फिर आपको वृक्ष ऐसा लगेगा पेड़ पौधे से, वृत्त पेड़ पौधे, ठीक है। और क्या है? आकृति मनुष्य की दिखाई देती है, मनुष्य की आकृति भी देखने को मिलती है हड़प्पा मृद भांडों में। मोहरे कैसी हैं? हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरे हैं। मोहरों को सबसे ज़्यादा उसमें कलाकृति दिखाई गई है। अब तक लगभग 2000 मोहरें मिली हैं, जिनमें से अधिकांश 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं, और कितनी मोहरें मिली हैं? 2000 मोहरें मिली हैं, और जिनमें से ज़्यादातर मोहरें कहाँ की हैं? 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से। अधिकांश मोहरें लघु लेखों के साथ साथ एक सिंह सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की कलाकृति खोदी गई है। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ छोटे छोटे लेख लिखे गए हैं, उनके साथ साथ
एक सींग सांड, एक सींग सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की कलाकृति भी इसमें देखने को मिली है। मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग सैल खड़ी का किया गया। मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग जो किया गया था, सैल खड़ी का किया गया। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें मिली हैं। लोथल और देसलपुर से क्या मिली है? तांबे की मोहरें मिली हैं। सेंधव मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार हैं। देखिए, सेंधव मोहरें जो हैं वो कैसी हैं? बेलनाकार भी हैं, वर्गाकार भी है, आयताकार भी हैं, वृत्ताकार भी हैं। देखिए, ऐसी ऐसी मोहरें थी। आगे देखें, कुछ मोहरों पर देवी देवताओं जैसे पशुपति शिव की आकृतियों के चित्र भी हैं। कुछ मोहरों पर तो देवी देवताओं जैसे पशुपति शिव की आकृतियां भी चित्रित हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जिनका धार्मिक महत्व रहा होगा। देखिए, जो जिस धर्म को मानता होगा वैसे ही चित्र इसमें उकेर दिए गए हैं। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। जो वर्गाकार मोहरें थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से क्या? राजमुद्रांक। राजमुद्रांक एक ऐसी मुद्रा है जिसमें जो राजा के नाम से हो सकती है या आज के टाइम में जो सरकारी मोहर है इस टाइप की। तो उस टाइम पे भी मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से ऐसे राजमुद्रांक मिले हैं। इससे व्यापारिक क्रियाकलाप का ज्ञान होता है, यानी कि व्यापार होता था और इस राजमुद्रांक का उपयोग होता था। लघु मृण मूर्तियाँ सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी, जिनको टेराकोटा कहलाती हैं, की बनी मूर्ति मिली हैं। देखिए, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी, जिसे टेराकोटा कहा जाता है, बनी मूर्ति मिली हैं। इनका प्रयोग लोग खिलौनों के रूप में या पूजने जैसी प्रतिमाओं को या छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं उन्हें बनाने के लिए करते थे, जिसमें प्रमुख थे कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिमा। आगे देखिए, प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। पत्थर की जो शिल्प कला थी उसमें हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? पिछड़ी हुई थी। आगे देखिए, व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल के अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी शीलों और माप तोल के अस्तित्व से होती है। देखिए, व्यापार का महत्व था, इस बात की पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी शीलों, जो सील मैंने बताई थी, स्टैम्प और माप तोल के जो बाट थे उसके अस्तित्व से होती है कि यहाँ का व्यापार कैसा था। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि आदान प्रदान में वस्तु विनिमय द्वारा होता था। हड़प्पा के लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे कि सिक्का देके चीज़ लेना, बल्कि चीज़ के बदले चीज़ें, जिसे वस्तु विनिमय कहा गया है, उसका प्रयोग होता था। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान, स्थलीय व्यापार जो होता था अफगानिस्तान और ईरान, जो रास्ते से जो व्यापार होता था वह अफगानिस्तान और ईरान से होता था। इसलिए ये चलिए जो गलत लिखा है इसलिए यहाँ पे, इसलिए व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसलिए व्यापार में मकरान के जो नगर थे उनकी भूमिका कैसी थी? महत्वपूर्ण थी। बहरीन द्वीप के व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलिया का काम करते थे, यानी कि चीज़ों को लेना लेवाने का, कि कितना सामान आना है कितना नहीं आना, बीच में बिचौलिया का काम कौन करते थे? बहरीन द्वीप के लोग। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की एक मोहर के ऊपर सुमेरियन नाव का एक चित्र मिला है। सुमेरियन नाव है वो मोहनजोदड़ो की एक मोहर के ऊपर उसका चित्र मिला है। सुमेरियन लेखों से पता चलता है कि उन नगरों के व्यापारी मेहलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे।
महलों का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, सुमेरियन जो लेख थे उनसे पता चला कि वहाँ के नगरों के जो व्यापारी थे मेलवा के व्यापारियों के साथ क्या करते थे, वस्तु विनिमय का करते थे काम, और मेलवा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। मेलवा को जोड़ा गया है किससे, सिंध प्रदेश से जोड़ा गया है। आगे देखिए, लोथल से फारस की मोहरे, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे और सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। देखिए लोथल से जो है फारस की मोहरे मिली हैं, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये मोहरे अलग अलग तरीके की क्या बताती हैं कि सिंधु सभ्यता के व्यापार का साक्ष्य अदर जगह से था, यानी कि अदर जगह से भी व्यापार होता था, तभी तो ये मोहरे प्राप्त हुई हैं। मोहरे तभी तो आई हैं अलग अलग जगह की। फारस की मोहरे क्यों मिल गई यहाँ पर, ठीक है। फिरोजा, लाजवर्द, मनी, हरितासन, ये फिरोजा, लाजवर्द, मनी ये चीज़ों के नाम हैं। और टिन सिंधु घाटी में बाहर से मंगाए जाते थे। आगे देखिए कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ आती थी। जो चीज़ें आती थी, आयात की जाने वाली वस्तुएं जो आती थी, निर्यात की जाने वाली चीज़ें जो जाती थी। स्थल क्षेत्र देखिए, सबसे पहले देखिए टिन, ये टिन है, पिन लिखा गया है इसको, टिन। ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। तांबा, खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से। चांदी, ईरान, अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत और कर्नाटक से। लाजवर्द, दक्षिण भारत, कर्नाटक, बदख्शां, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से। फिरोज़ा कहाँ से मंगाया जाता था, ईरान से मंगाया जाता था। शीशा, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। शिलाजीत, हिमालय क्षेत्र से। नील रतन, बदख्शां और अफगानिस्तान से। शंख और कोड़ियाँ भी सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से मंगाई जाती थी। हरित मणि दक्षिण भारत से। सेलखड़ी, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आती थी, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता में मातृशक्ति की उपासना होती थी। सिंधु और मेसोपोटामिया ये दो सभ्यता थी जहाँ पर मातृशक्ति को माना जाता था, और दोनों के निवासी बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बैल, बत्तख और पत्थर का जो वो था सिल, उसको पवित्र मानते थे। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का कारण विदेशों के साथ व्यापार था। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का कारण जो था वो विदेशों के साथ व्यापार था, यानी कि जो तरक्की कर रही थी सिंधु सभ्यता वो विदेशों के साथ व्यापार के कारण कर रही थी। आगे देखिए, सिंध प्रदेश व ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी, बहरीन द्वीप में थी। जो विनिमय होता था वो फारस की खाड़ी, बहरीन द्वीप में होता था। सिंध प्रदेश और ईरान के साथ जो विनिमय की प्रणाली थी, जो वस्तु विनिमय हो रहा था वो कहाँ पर होता था, मंडी कहाँ थी, फारस की खाड़ी और बहरीन द्वीप में। अब देखिए उद्धव और उत्थान, यानी कि जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उत्थान। हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। हड़प्पा संस्कृति 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच रही। पूर्व हड़प्पा बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। देखिए, पूर्व हड़प्पा बस्तियों के अवशेष जो मिले थे पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में और राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कालीबंगा और बलूचिस्तान से क्या मिला है, प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में रहते थे। प्राक हड़प्पा के जो किसान थे वो कहाँ रहते थे, उत्तर भारत के
उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में। सिंधु सभ्यता के मकान कैसे थे? आयताकार थे। ये नोट कर लीजिए, सिंधु सभ्यता के जो मकान कैसे थे वो आयताकार थे। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था। मध्य एवं पश्चिम भारत में दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। हड़प्पा संस्कृति की जो अवस्था थी, जो मतलब एक तरीके से कह लो कि जब वो अवस्था खत्म हो रही थी और आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था, यानी कि जब हड़प्पा संस्कृति के नागरिक जब तरक्की की ओर आ रहे थे, वो वाली अवस्था की बात हो रही है। मध्य और पश्चिमी भारत में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दिखाई देते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग जब आगे बढ़ रहे थे, ऐसे प्रमाण मध्य और पश्चिम भारत में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। आगे देखें, इनका काल 1800 ईसी पूर्व से 1200 ईसी पूर्वी तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। इसका प्रचलित नाम उत्तर हड़प्पा संस्कृति भी है। यानी कि पूर्व हड़प्पा अगर बात करें तो पूर्व हड़प्पा अगर बात करेंगे तो हम सबसे पहले हड़प्पा अवस्था, और उत्तर हड़प्पा बात करेंगे जब हड़प्पा संस्कृति अपनी तरक्की की ओर जा रही थी, उत्तर हड़प्पा संस्कृति वो कहलाएगी। उत्तर हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण सभ्यता एवं ताम्रपाषाण थी। उत्तर हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण सभ्यता और ताम्रपाषाण थी। पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पाई अवस्था में मिली हैं। देखिए, पकाई हुई इसके अलावा और कहीं नहीं मिली हैं। देखिए, पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पाई अवस्था में मिली हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं मिली। स्वात घाटी उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है। स्वात घाटी क्या माना जाता है? उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है। हड़प्पोत्तर काल के लोग काला धूसर मृद भांड का प्रयोग करते थे। काला धूसर मृद भांड का प्रयोग करते थे हड़प्पोत्तर काल के लोग। रागी भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में नहीं देखा गया। रागी क्या है? ये एक मतलब दाने वाली चीज़ होती है रागी। ये भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में नहीं देखा गया है। और कपास, आलमगीर में उत्तर हड़प्पाई के लोग कपास भी उपजाते थे। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के पास। देखिए, पतन, इसका अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की शांति, उसके विघटन का प्रश्न भी जटिल समस्या है। हड़प्पा सभ्यता का जब उद्भव हो रहा था, जब वो विकास कर रहा था और जब वो पतन की ओर था, यह प्रश्न बड़ी जटिल समस्या है। 2000 से 1700 ईसी पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कारण बताए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने ब्राह्य और आर्यों के आक्रमण का कारण बताया है कि जो बाहरी लोग थे आर्य, उन्होंने आक्रमण किया और हड़प्पाई लोगों को मार दिया। जॉन मार्शल मेके और SR राव ने बाढ़ को इसका एक कारण बताया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गई, बाढ़ आने के कारण। ओरेल स्टाइन, AN घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया कि अचानक जलवायु परिवर्तन होने के कारण या ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी होने के कारण लोगों का अंत हो गया। MR साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया, यानी कि कुछ भूकंप जैसी चीज हुई होगी। और देखिए, जॉन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता बताई है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि प्रशासनिक स्थिरता, यानी कि इसको रहने दीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन आए तो जॉन मार्शल के अनुसार ऐसा माना गया है। KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा बताई है, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो या फिर कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा। अब देखिए, कुछ याद रखने जैसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ,
हड़प्पा कालीन 4 विशाल नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल और धोलावीरा। हड़प्पा कालीन 4 विशाल नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल और धोलावीरा। धोलावीरा को 7 प्राकृतिक चरणों में बांटा गया। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। सेंधवकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक सेंधव पुरास्थल गुजरात में उत्खनन हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा सेंधव पुरास्थल थे वो गुजरात से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य था कृषि। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है हड़प्पा से। ठीक है, गरुड़ का चित्र मिलता है हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित मोहरें हैं। हड़प्पा प्रचलन में सर्वाधिक मोहरें वृत्ताकार थी। बटन के आकार की मोहरें कहाँ से मिली? लोथल से मिली हैं और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु स्थलों का सर्वाधिक विस्तार हकरा गग्गर मार्ग क्षेत्र में हुआ। आगे देखिए, अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह सुतकांगेडोर, बालाकोट, अल्लादिनो तथा लोथल आदि था। सिंधु सभ्यता के 6 मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चुनहदुड़ो, कालीबंगा और बनवाली थे। कोटदीजी से नुकीले तलवार जिसे वानाग्र कहा गया है मिली है। कालीबंगा बनवाली में से 2 सांस्कृतिक अवस्था प्राक हड़प्पा जिन्हें पूर्वी हड़प्पा, हड़प्पा कालीन के दर्शन होते थे, बहुत ही फेमस है, आता रहता है एग्जाम में। घोड़े की जानकारी लोथल, मोहनजोदड़ो तथा सुरकोतड़ा से प्राप्त हुई है। सेंधव नगरों में किसी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान कहाँ था? हड़प्पा में। कलश समाधान मोहनजोदड़ो में। प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहरें सर्वाधिक सेल खड़ी की थी। देखिए, धान की भूसी लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई हैं। धातु निर्मित मूर्तियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नर्तकी की कांस्य मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखिए, प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति है। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धोलावीरा और राखीगढ़ी हैं। आगे देखिए, दैमाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखिए, भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ है। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। लोथल एवं सुरकोतड़ा भारत में हड़प्पा कालीन मुख्य बंदरगाह था। आगे देखिए, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो में हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो में हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। देखिए, आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया है उसको आप 2 बार अगर रिपीटेड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कुछ कहीं पे मिस्टेक है, मान लेके नहीं पता चल पाया है, तो या तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।